नमस्कार। आज स्पोर्ट्स की 10वीं और अंतिम क्लास है। अभी तक हम फलित करना भली भांति सीख चुके हैं। यह भी देख लिया कि ग्रह कब निर्बल और कब अशुभ फलप्रद होते हैं, कब वे बाधक बनते हैं और कब उन्हें बलि करने की आवश्यकता होती है। कौन से योग शुभ हैं और कौन से योग अशुभ हैं। किन ग्रहों से अपेक्षित फल की प्राप्ति में बाधा होती है, तो ग्रह दशा आदि में किस प्रकार अशुभ फल देने लग जाते हैं। ज्योतिष की एक मुख्य विशेषता यह है कि यह न केवल भविष्य के लिए पूर्वाकलन करती है और वर्तमान समस्याओं के कारणों को स्पष्ट करती है, वरन उनके समाधान भी प्रस्तुत करती है। समाधान के लिए ज्योतिष में एक अलग ब्रांच है जिसे कहते हैं रेमेडियल एस्ट्रोलॉजी। इसमें समाधान और उपायों का अध्ययन किया जाता है। रेमेडियल एस्ट्रोलॉजी में जहां ग्रहों एवं योगों के अशुभ प्रभावों को न्यून करने के उपाय होते हैं, तो वहीं जो ग्रह शुभ फलप्रद हैं उन्हें भी बलि करने का प्रयत्न किया जाता है ताकि उनके शुभ प्रभावों में वृद्धि हो सके। इसके अलावा चल रही दशाओं और गोचर की अशुभता को कम करने तथा उनकी शुभता में वृद्धि करने के लिए भी प्रयास किए जाते हैं। इस क्लास में हम रेमेडियल एस्ट्रोलॉजी के समाधानों या उपायों को 4 वर्गों में वर्गीकृत कर प्रस्तुत करेंगे। पहला है अशुभ फल प्रदाता ग्रहों और योगों की शांति हेतु उपाय, यानी जो ग्रह अशुभ फल दे रहे हैं अथवा जिन योगों से अशुभ फल प्राप्त हो रहा है, उन ग्रहों या योगों की शांति कैसे संभव हो, उनसे संबंधित उपाय इस वर्ग में शामिल होते हैं। दूसरे प्रकार के उपाय वे हैं जो शुभ फल देने वाले ग्रहों और योगों को बलि करने हेतु किए जाते हैं। मान लीजिए राजयोग बन रहा है, तो राजयोग के अधिक फल प्राप्त करने के लिए योग निर्माता ग्रहों को बलि किया जाता है। इस प्रकार इस वर्ग में उन उपायों या तरीकों का अध्ययन किया जाएगा जो ग्रहों को बलि करते हैं। तीसरे प्रकार के वे उपाय हैं जो चल रही विंशोत्तरी दशा के शुभ फलों में वृद्धि करने अथवा अशुभ फलों में कमी करने से संबंधित होते हैं। ज्योतिष का नियम है कि किसी भी समय विशेष पर जातक को सर्वाधिक रूप से नियमित यानी रेगुलेट और नियंत्रित यानी कंट्रोल विंशोत्तरी दशा के स्वामियों के द्वारा किया जाता है। इसलिए उन्हें अधिक शुभ फलदायक बनाने और उनके अशुभ फलों में कमी करने के लिए भी उपाय किए जाते हैं। इन उपायों का अध्ययन इस वर्ग में किया जाएगा। चौथे प्रकार के उपाय गोचर संबंधी अशुभता को कम करने से संबंधित हैं, यानी कोई ग्रह गोचर में अशुभ है तो उसके अशुभ फलों में कैसे कमी की जा सकती है। उदाहरण के लिए शनि की 7.5 या ढैया चल रही है तो उसकी शांति कैसे होगी। जन्म राशि से पहली, दूसरी और 12वीं राशि में यदि शनि का गोचर हो तो वह गोचर अवधि शनि की 7.5 कहलाती है, क्योंकि एक राशि में शनि का गोचर 2.5 वर्ष होता है तो 3 राशियों में शनि का गोचर 7.5 वर्ष हुआ। इस तरह इन 3 राशियों में शनि की गोचर अवधि 7.5 वर्ष होने के कारण उस गोचर अवधि को 7.5 कहा जाता है। यदि जन्मकालिक चंद्रमा से चौथे भाव में शनि का गोचर हो तो वह चतुर्थ ढैया और अष्टम भाव या राशि में गोचर हो तो वह अष्टम ढैया कहलाती है। 7.5 और ढैया दोनों ही अशुभ फलप्रद होती हैं। ऐसी स्थिति में उनकी शांति करने के उपाय किए जाते हैं। उपाय किस प्रकार से करें, इनका अध्ययन करने से पहले यह जान लेना आवश्यक है कि बलि ग्रह शुभ फल अधिक देगा और अशुभ फल कम देता है। दूसरी ओर यदि ग्रह निर्बल है तो वह शुभ फल कम देगा और अशुभ फल अधिक देता है। कहने का आशय यह है कि निर्बल ग्रह से अधिक अशुभ फल प्राप्त होते हैं और शुभ फल कम प्राप्त होते हैं। अब आते हैं ग्रहों के उपायों पर। ग्रहों के उपाय मुख्यतः 6 प्रकार के हैं। पहला है रत्न संबंधी उपाय, जिसमें संबंधित ग्रह का जेमस्टोन पहनाकर उसे बलि करने का प्रयास किया जाता है। दूसरा उपाय है रुद्राक्ष संबंधी। इसके अंतर्गत संबंधित ग्रह का रुद्राक्ष पहनाकर उसे बलि करने का प्रयास किया जाता है ताकि उससे प्राप्त होने वाले शुभ फलों में वृद्धि हो और अशुभ फलों में कमी आए। तीसरा उपाय है मंत्र, स्तोत्र आदि से ग्रह की शांति।
इसके अंतर्गत ग्रह यदि अशुभ फलप्रद है तो उसे मंत्र का जप करके ग्रह की शांति करने का प्रयास किया जाता है। इसी प्रकार ग्रहों से संबंधित स्तोत्रों से भी उसकी शांति की जाती है। चौथा उपाय है यंत्रात्मक उपाय, जिसमें ग्रह का यंत्र धारण करके उसे शांत करने का प्रयास किया जाता है। पांचवें उपाय के रूप में संबंधित औषधि धारण करने अथवा उससे स्नान करने से ग्रह की शांति की जाती है। छठवां उपाय दान संबंधी उपाय, यानी ग्रहों से संबंधित दान देकर उसे संतुष्ट करने का प्रयास किया जाता है। अब आइए प्रत्येक प्रकार के उपायों पर विस्तार से चर्चा करें। सबसे पहले है रत्न संबंधी उपाय। रत्न मुख्यतः ग्रहों को बलि बनाने के लिए धारण किए जाते हैं। ज्योतिष में प्रत्येक ग्रह का एक निश्चित रत्न है। यदि ग्रह जन्मपत्रिका में निर्बल है तो उसका रत्न धारण करवाया जाता है। सूर्य का रत्न माणिक्य या रूबी है। यह लाल रंग का रत्न होता है। इसका उपरत्न तांबड़ा या गार्नेट है। रत्न महंगे होते हैं और उपरत्न अपेक्षाकृत सस्ते होते हैं। इसलिए आर्थिक कारणों से यदि रत्न धारण करने में कठिनाई हो तो उसका उपरत्न धारण करवाया जाता है। चंद्रमा का रत्न मोती है और इसका उपरत्न मून स्टोन है। जहां तक मंगल के रत्न का प्रश्न है तो मंगल का रत्न लाल मूंगा यानी रेड कोरल है। मूंगा और मोती दो जैविक रत्न हैं, बाकी रत्न स्टोन हैं। बुध का रत्न पन्ना या एमरल्ड है। यह हरे रंग का होता है। इसका उपरत्न ग्रीन ओनेक्स है। गुरु का रत्न पुखराज है यानी येलो सैफायर और इसका उपरत्न सुनहला यानी सिट्रिन है। शुक्र का रत्न हीरा या डायमंड है। इसके कई उपरत्न हैं। पहला है ओपल, दूसरा सफेद पुखराज यानी व्हाइट सैफायर, तीसरा है फिरोजा और चौथा है अमेरिकन डायमंड या एडी। अमेरिकन डायमंड सिंथेटिक रत्न है। शनि का रत्न नीलम है जिसे ब्लू सैफायर कहते हैं। इसका उपरत्न जमुनिया या एमेथिस्ट और काका नीली है। काका नीली को अंग्रेजी में लोलाइट कहते हैं। राहु का रत्न गोमेद और केतु का रत्न लहसुनिया है। गोमेद को एसोनाइट और लहसुनिया को कैटसाई कहा जाता है। तो ये रहे 9 ग्रहों के 9 रत्न। रत्नों के धारण करने के कई सिद्धांत हैं। सर्वाधिक प्रचलित सिद्धांत के अनुसार रत्न कारक ग्रह के धारण किए जाते हैं। रत्नों के संबंध में कारक ग्रह लग्नेश, पंचमेश और नवमेश होते हैं। लग्नेश, पंचमेश और नवमेश हैं। इस तरह अलग अलग लग्नों के लिए अलग अलग रत्न समूह बन जाते हैं। मेष लग्न में लग्नेश मंगल, पंचमेश सूर्य और नवमेश बृहस्पति होता है। इस तरह मेष लग्न वालों के लिए लग्नेश मंगल का रत्न मूंगा, पंचमेश सूर्य का रत्न माणिक्य और नवमेश बृहस्पति का रत्न पुखराज धारण करने की सलाह दी जाती है। यानी मेष लग्न के 3 रत्न हैं, मूंगा, माणिक्य और पुखराज। मूंगा मंगल के लिए, माणिक्य सूर्य के लिए और पुखराज बृहस्पति के लिए है। जहां तक वृषभ लग्न का प्रश्न है तो इसमें लग्नेश हो गया शुक्र, पंचमेश हो गया बुध और नवमेश हुआ शनि। लग्नेश शुक्र का रत्न हीरा, पंचमेश बुध का रत्न पन्ना और नवमेश शनि का रत्न नीलम वृषभ लग्न के लिए धारण करवाए जाते हैं। इस तरह वृषभ लग्न के 3 रत्न हैं, हीरा, पन्ना और नीलम। अब आते हैं मिथुन लग्न में। लग्नेश है बुध, पंचमेश शुक्र और नवमेश शनि हुआ। इस प्रकार मिथुन लग्न में सिद्धांततः पन्ना, हीरा और नीलम रत्न बनते हैं। परंतु आधुनिक विद्वान नवमेश शनि को अष्टमेश के दोष के कारण नीलम रत्न नहीं पहनाते। कारण यह है कि अष्टमेश होने के साथ साथ शनि अष्टम भाव का नैसर्गिक कारक भी है। इसलिए शनि रत्न नीलम धारण करने से मिथुन लग्न वालों को बचने की सलाह दी जाती है। इसलिए आधुनिक ज्योतिष में मिथुन लग्न वालों को केवल हीरा और पन्ना रत्न ही धारण करने की सलाह दी जाती है। अब आते हैं कर्क लग्न पर। कर्क लग्न में लग्नेश हुआ चंद्रमा, पंचमेश है मंगल
और नवमेश है बृहस्पति। चंद्रमा का रत्न मोती, मंगल का रत्न मूंगा और बृहस्पति का रत्न है पुखराज। इस तरह कर्क लग्न के लिए मोती, मूंगा और पुखराज धारण करने योग्य रत्न हुए। क्योंकि कर्क लग्न में मंगल योग कारक होता है, इसलिए यदि एक रत्न पहनने की बात हो तो मूंगा रत्न पहनने की सलाह दी जाती है। अब आते हैं सिंह लग्न पर। लग्नेश हो गया सूर्य, पंचमेश हुआ बृहस्पति और नवमेश है मंगल। इस प्रकार सिंह लग्न के लिए माणिक्य, पुखराज और मूंगा रत्न बनते हैं। जहां तक कन्या लग्न का प्रश्न है तो इसके लिए पन्ना, नीलम और हीरा रत्न बनते हैं। पन्ना है लग्नेश बुध के लिए, नीलम है पंचमेश शनि के लिए और हीरा नवमेश शुक्र के लिए। हालांकि कुछ विद्वान शनि रत्न नीलम को धारण करने से मना करते हैं, क्योंकि कन्या लग्न में शनि पंचमेश होने के साथ साथ षष्ठेश भी होता है, त्रिकेश होता है। तुला लग्न में हीरा, नीलम और पन्ना रत्न क्रमशः लग्नेश, पंचमेश और नवमेश के रत्न हैं। लग्नेश है शुक्र, पंचमेश है शनि और नवमेश है बुध। इसलिए हीरा, पन्ना, नीलम तुला लग्न में धारण करवाए जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं तुला लग्न में शनि योग कारक होता है, इसलिए नीलम रत्न अधिक शुभ फलदायक माना जाता है। अगली लग्न है वृश्चिक लग्न। इसमें लग्नेश मंगल का मूंगा, पंचमेश गुरु का पुखराज और नवमेश चंद्रमा का मोती रत्न धारण किया जाता है। यानी वृश्चिक लग्न के लिए कारक ग्रहों के रत्न हैं मूंगा, पुखराज और मोती। धनु लग्न में लग्नेश गुरु के लिए पुखराज, पंचमेश मंगल के लिए मूंगा और नवमेश सूर्य के लिए माणिक्य रत्न धारण किया जाता है। इस तरह धनु लग्न के लिए 3 रत्न हैं, पुखराज, मूंगा और माणिक्य। मकर लग्न में लग्नेश शनि के लिए नीलम, पंचमेश बुध के लिए पन्ना और नवमेश शुक्र के लिए हीरा रत्न धारण करवाया जाता है। इस तरह मकर लग्न के 3 रत्न हैं, नीलम, हीरा और पन्ना। कुंभ लग्न के लिए भी यही 3 रत्न हैं, क्योंकि कुंभ लग्न में लग्नेश हुआ शनि, पंचमेश हुआ बुध और नवमेश है शुक्र। इस तरह नीलम, पन्ना और हीरा कुंभ लग्न में भी धारण करवाए जाते हैं। अंतिम लग्न है मीन लग्न। इसमें लग्नेश गुरु, पंचमेश चंद्रमा और नवमेश है मंगल। गुरु का रत्न पुखराज, चंद्रमा का रत्न मोती और मंगल का रत्न मूंगा मीन लग्न के 3 रत्न हैं। सार संक्षेप में बात करें तो रत्नों के 4 समूह बनते हैं। पहला है माणिक्य, मूंगा और पुखराज। माणिक्य, मूंगा और पुखराज जो कि मेष, सिंह और धनु लग्न के लिए है। माणिक्य, मूंगा और पुखराज मेष, सिंह और धनु लग्न के लिए है। दूसरा समूह है पन्ना, हीरा और नीलम, जो वृषभ, तुला, मकर और कुंभ लग्न के लिए है। यानी शुक्र और शनि की लग्नों के लिए पन्ना, हीरा और नीलम धारण करवाए जाते हैं। तीसरा समूह है पन्ना और हीरा, जो बुध की लग्नों मिथुन और कन्या के लिए है। चौथा समूह है मोती, मूंगा और पुखराज। मोती, मूंगा और पुखराज ये कर्क, वृश्चिक और मीन लग्न के लिए रत्न हैं। इन रत्नों को अलग अलग पहनने अथवा एक साथ पहनने का भी प्रचलन है। जहां तक एक साथ पहनने का प्रश्न है तो इन्हें लॉकेट के रूप में पहनाया जाता है। ज्योतिष सागर द्वारा लग्नानुसार रत्नों के लॉकेट उपलब्ध करवाए जाते हैं। उनका यह प्रोडक्ट रत्न शक्ति लॉकेट के नाम से जाना जाता है। इसे ज्योतिष सागर की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। जहां तक कारक ग्रहों के रत्नों का प्रश्न है तो सामान्यतः उन्हें धारण करने की सलाह दी जाती है, परंतु कुछ मामलों में इसके अपवाद भी हैं। इसमें पहला अपवाद यह है कि यदि कारक ग्रह अष्टम या द्वादश भाव में हो तो सामान्यतः उसका रत्न धारण नहीं किया जाता। षष्ठ भावस्थ कारक ग्रह का रत्न धारण करवा देते हैं। मान लीजिए मेष लग्न है और सूर्य अष्टम भावस्थ है। यद्यपि यहां सूर्य पंचमेश है, परंतु अष्टम में होने के कारण सूर्य का रत्न माणिक्य धारण नहीं करवाया जाता, क्योंकि उस स्थिति में माना जाता है कि सूर्य अष्टम भाव के अधिक फल देगा।
दूसरा प्रमुख अपवाद है कि यदि कारक ग्रहों में से कोई पाप ग्रह है और वह सप्तम भावस्थ है तो उसका भी रत्न धारण नहीं करवाते। सप्तम भावस्थ ग्रह मार्केस के समान फल देने वाला हो सकता है। सामान्यतः कारक ग्रहों के रत्न जीवन भर के लिए धारण करवाए जाते हैं। राहु केतु का रत्न केवल उनकी दशा के दौरान धारण करवाने की सलाह दी जाती है, वह भी तब जब राहु केतु लग्न, पंचम, नवम या एकादश भाव में स्थित हो। जब राहु केतु का रत्न धारण किया जाता है तब उनके शत्रुओं का रत्न धारण नहीं कर सकते। इस प्रकार गोमेद या कैटसाई के साथ आपको माणिक्य या मोती धारण नहीं करना है। गोमेद के साथ कैटसाई भी धारण नहीं किया जाता। ये तो रहे ग्रहों के लग्नानुसार रत्न। अब प्रश्न उठता है कि रत्न कितने वजन के, किस अंगुली में और किस धातु में पहनने चाहिए। सबसे पहले वजन की बात करते हैं। सामान्य सिद्धांत यह है कि हीरा को छोड़कर बाकी सभी रत्न न्यूनतम 5 कैरेट वजन के पहनने चाहिए। हीरा का न्यूनतम वजन है 60 सेंट। ध्यान रहे यह न्यूनतम वजन है। उसके बाद जितनी श्रद्धा या जितनी पॉकेट अलाउ करे उसके आधार पर रत्न का वजन निर्धारित कर सकते हैं। इसमें सवाया का सिद्धांत भी चलता है। कहते हैं कि सवा में रत्न धारण करें, यानी 5.25 कैरेट, 6.25 कैरेट इत्यादि। कैरेट के स्थान पर रत्ती का भी प्रचलन है। एक रत्ती लगभग 90 सेंट की मानी जाती है। मूंगा तो रत्ती में ही आता है। अब आते हैं अंगुली पर। इसमें हस्तरेखा के कुछ सिद्धांत लागू होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं 4 अंगुलियों में क्रमशः तर्जनी या इंडेक्स फिंगर के नीचे गुरु पर्वत, मध्यमा यानी मिडिल फिंगर के नीचे शनि पर्वत, अनामिका यानी रिंग फिंगर के नीचे सूर्य पर्वत और कनिष्ठिका यानी लिटिल फिंगर के नीचे बुध पर्वत है। अंगूठे के नीचे शुक्र पर्वत होता है। जिस अंगुली के नीचे जिस ग्रह का पर्वत है वह अंगुली उसी की मानी जाती है। इस तरह तर्जनी या इंडेक्स फिंगर गुरु की, मध्यमा या मिडिल फिंगर शनि की, अनामिका यानी रिंग फिंगर सूर्य की, कनिष्ठिका यानी लिटिल फिंगर बुध की होती है और अंगूठा शुक्र का होता है। जो उंगली जिस ग्रह की है उसका रत्न उसी अंगुली में धारण किया जाता है। इस प्रकार पुखराज तर्जनी उंगली में, नीलम मध्यमा उंगली में, माणिक्य रिंग फिंगर में और पन्ना कनिष्ठिका में पहनाया जाता है। हीरा अंगूठे में पहनाने का भी कुछ हद तक प्रचलन है, परंतु सामान्य प्रचलन नहीं है। इस तरह 4 उंगलियां तो 4 ग्रहों की ही हुई। अभी 5 ग्रहों के रत्न शेष हैं। तो इसमें सिद्धांत यह है कि मित्र ग्रह की अंगुली में रत्न धारण किया जा सकता है। इसलिए मिडिल फिंगर में शुक्र रत्न हीरा और अनामिका अंगुली में मोती और मूंगा रत्न धारण कर सकते हैं। जहां तक गोमेद का प्रश्न है तो शनिवत राहु के सिद्धांत से उसे मध्यमा अंगुली में धारण करवाया जाता है, परंतु कुजवत केतु के सिद्धांत से सूर्य की अंगुली अनामिका में लहसुनिया धारण नहीं करवाया जाता, क्योंकि वह सूर्य का शत्रु होता है। इसे भी मध्यमा में ही धारण करवाते हैं। शत्रु की अंगुली में रत्न धारण नहीं करवाया जाता। सार संक्षेप में बात करें तो तर्जनी अंगुली में पुखराज, मध्यमा अंगुली में नीलम, हीरा, गोमेद और लहसुनिया, अनामिका अंगुली में रूबी, पर्ल और कोरल तथा लिटिल फिंगर में एमरल्ड यानी पन्ना रत्न धारण करवाया जाता है। अब प्रश्न उठता है कि एक ही अंगुली में जब 2 रत्न धारण करने हैं तो कैसे होगा। तो इस संबंध में नियम है कि यदि एक ही रत्न धारण करना है तो दाहिने हाथ में, यदि 2 रत्न धारण करने हैं तो लग्नेश का रत्न दाहिने हाथ में और अन्य त्रिकोणेश का रत्न बाएं हाथ में धारण किया जाता है। मोती के संबंध में विशेष नियम है। उसे सदैव बाएं हाथ की अनामिका में धारण करते हैं। कुछ लोग मोती को कनिष्ठिका में धारण करवाने की सलाह देते हैं, परंतु बुध के लिए चंद्रमा शत्रु ग्रह है,
इसलिए बुध की अंगुली में चंद्रमा का रत्न धारण करना उचित नहीं है, उसे सूर्य की अंगुली में धारण करना उचित है। सूर्य चंद्रमा का मित्र ग्रह है। अंत में धातु की बात की जानी जरूरी है। जिस ग्रह का रत्न है उस ग्रह की धातु में ही उसे धारण करना चाहिए। इस तरह सूर्य का रत्न माणिक या रूबी सोने अथवा तांबे की अंगूठी में धारण करना चाहिए। चंद्रमा की धातु है चांदी, इसलिए चंद्र रत्न मोती चांदी में धारण करना चाहिए। मंगल की धातु है तांबा या सोना, तो इसके लिए मूंगा रत्न सोने अथवा तांबे की अंगूठी में धारण कर सकते हैं। बुध की धातु सोना मानी जाती है, इसलिए बुध रत्न पन्ना या एमरल्ड सोने की अंगूठी में धारण किया जाता है। पुखराज भी सोने की अंगूठी में धारण कर सकते हैं, क्योंकि गुरु की धातु सोना है। जहां तक हीरा का प्रश्न है तो इसे प्लेटिनम में धारण किया जाता है। ओपल आदि उपरत्न चांदी में धारण करते हैं। दोनों ही धातुएं शुक्र की हैं। ज्योतिष की दृष्टि से हीरा को सोने की अंगूठी में धारण नहीं किया जाता और ना ही उसे रिंग फिंगर में धारण किया जाता है, वरन उसे मिडिल फिंगर में धारण करते हैं। जहां तक शनि का प्रश्न है तो शनि की धातु लोहा मानी जाती है, परंतु रत्नों में नीलम को पंच धातु या अष्ट धातु में धारण करवाया जाता है। जहां तक उपरत्नों का प्रश्न है तो जिस ग्रह के लिए उपरत्न है उसी ग्रह के लिए निश्चित अंगुली में उपरत्न धारण करते हैं। जहां तक उपरत्नों के लिए धातु का प्रश्न है तो सामान्यतः चांदी में ही धारण करवाए जाने का प्रचलन है। इसके पीछे आर्थिक कारण अधिक है। उपरत्न का न्यूनतम वजन 7 कैरेट माना गया है। जितना अधिक वजन होगा उतना ही अधिक रत्न या उपरत्न प्रभावी होता है। नवरत्न एक साथ धारण करवाने का भी प्रचलन है। उसमें उक्त न्यूनतम वजन का सिद्धांत प्राय लागू नहीं होता। नवरत्न की अंगूठी या लॉकेट धारण करवाए जाते हैं, परंतु कम वजन होने के कारण रत्नों का उतना प्रभाव नहीं आ पाता जितना कि अलग अलग रत्न धारण करने से आता है। ध्यान दें कि रत्न ग्रहों को बलि करते हैं, इसलिए उन्हें कारक ग्रहों के लिए ही धारण करवाया जाता है। अकारक, मारक या त्रिकेश के रत्न धारण नहीं किए जाते। यदि ग्रह लग्नेश या त्रिकोणेश है तो उसके साथ वह त्रिकेश भी है, तो उसे त्रिकेश ना मानते हुए लग्नेश या त्रिकोणेश ही माना जाता है और उसके रत्न धारण किए जाते हैं, क्योंकि लग्नेश या त्रिकोणेश को त्रिकेश का दोष नहीं लगता। अब प्रश्न उठता है कि अकारक, मारक या त्रिकेश की शांति के लिए क्या करें? तो अन्य उपाय जो भी हैं वे उन ग्रहों के लिए हैं। अकारक, मारक या त्रिकेश के लिए रत्न के स्थान पर रुद्राक्ष धारण किए जाते हैं। रुद्राक्ष प्राय सभी भावेशों के लिए धारण किए जा सकते हैं, क्योंकि रुद्राक्ष सदैव शुभ फलप्रद होते हैं। वे कभी भी अशुभ फल नहीं देते। रुद्राक्षों में मुख के आधार पर अंतर होता है। मुख से ही उनके प्रतिनिधि ग्रह निर्धारित होते हैं और मुख से ही रुद्राक्षों के फलों में परिवर्तन होता है। हर रुद्राक्ष में प्राकृतिक रूप से नाली नुमा रेखाएं होती हैं। ये रेखाएं रुद्राक्षों की मुख कहलाती हैं। जितनी संख्या में ये रेखाएं होती हैं उतने ही मुख का रुद्राक्ष कहलाता है। 5 रेखाएं हैं तो वह रुद्राक्ष 5 मुख का होगा। यदि रुद्राक्ष पर 10 रेखाएं हैं तो वह 10 मुखी कहलाएगा। सामान्यतः 1 से 14 मुखी तक के रुद्राक्ष प्रचलन में हैं। यही तुलनात्मक रूप से अधिक मिलते हैं। हालांकि 14 मुख से ऊपर के भी रुद्राक्ष पाए जाते हैं, परंतु उनका अधिक प्रचलन नहीं है। 31 मुख तक रुद्राक्ष उपलब्ध हो चुके हैं। एक मुखी रुद्राक्ष दुर्लभ माना जाता है। उसी प्रकार 15 मुख से ऊपर के रुद्राक्ष भी दुर्लभ हैं। जैसे जैसे रुद्राक्ष के मुख 15 मुख से ऊपर बढ़ते हैं वैसे वैसे वे दुर्लभ होते जाते हैं। जहां तक रुद्राक्षों का ग्रहों से संबंध है तो प्रत्येक ग्रह का एक या अधिक प्रतिनिधि रुद्राक्ष होता है। सूर्य का रुद्राक्ष 1 मुखी और 12 मुखी है। चंद्रमा का रुद्राक्ष 2 मुखी, मंगल का रुद्राक्ष 3 मुखी और 11 मुखी है। बुध का एक ही रुद्राक्ष है, वह है 4 मुखी। गुरु के 2 रुद्राक्ष हैं 5 मुखी और 10 मुखी।
शुक्र के भी 2 रुद्राक्ष हैं, 6 मुखी और 13 मुखी। शनि का एक रुद्राक्ष है 7 मुखी, राहु का 8 मुखी और केतु का रुद्राक्ष है 9 मुखी। सरल रूप से समझें तो सूर्य से लेकर केतु तक ग्रहों का जो क्रम है उसी क्रम से उनके रुद्राक्ष हैं। सूर्य का 1 मुखी, चंद्रमा का 2 मुखी, मंगल का 3 मुखी, बुध का 4 मुखी, गुरु का 5 मुखी, शुक्र का 6 मुखी, शनि का 7 मुखी, राहु का 8 मुखी और केतु का 9 मुखी रुद्राक्ष। इसके अलावा कुछ ग्रहों के 1 से अधिक भी रुद्राक्ष हैं। 9 मुखी के बाद आता है 10 मुखी रुद्राक्ष जो गुरु का है। 11 मुखी रुद्राक्ष मंगल का, 12 मुखी रुद्राक्ष सूर्य का और 13 मुखी रुद्राक्ष शुक्र का है। 14 मुखी रुद्राक्ष संयुक्त रूप से सूर्य और शनि का माना जाता है। आधुनिक ज्योतिष में लग्नानुसार भी रुद्राक्ष धारण किए जाते हैं। उनमें कारक का सिद्धांत लागू होता है, यानी लग्नेश, पंचमेश और नवमेश के रुद्राक्ष धारण करवाए जाते हैं। इस तरह मेष लग्न के लिए 1 मुखी, 3 मुखी और 5 मुखी रुद्राक्ष, मेष के अलावा सिंह और धनु लग्न के लिए भी 1 मुखी, 3 मुखी और 5 मुखी रुद्राक्ष होते हैं। रुद्राक्षों का दूसरा समूह है 4 मुखी, 6 मुखी और 7 मुखी। 4 मुखी बुध के लिए, 6 मुखी शुक्र के लिए और 7 मुखी शनि के लिए। ये रुद्राक्ष बुध, शुक्र और शनि की लग्नों के लिए हैं। इस तरह वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर और कुंभ लग्न के लिए 4 मुखी, 6 मुखी और 7 मुखी रुद्राक्ष होते हैं। रुद्राक्षों का तीसरा समूह है 2 मुखी, 3 मुखी और 5 मुखी रुद्राक्ष। यह समूह कर्क, वृश्चिक और मीन लग्न के लिए होता है। 2 मुखी रुद्राक्ष चंद्रमा का, 3 मुखी मंगल का और 5 मुखी गुरु का रुद्राक्ष है। क्योंकि रुद्राक्ष अकारक, मारक या त्रिकेश के भी धारण किए जा सकते हैं, तो जनपत्रिका में जो भी ग्रह अरिष्ट योग कारक या फल प्राप्ति में बाधक बना हुआ है तो उसका भी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। मान लीजिए मेष लग्न की जनपत्रिका है, उसमें शनि और राहु सप्तम भाव में उपस्थित होकर विवाह के लिए बाधक बने हुए हैं, तो शनि और राहु के लिए 7 मुखी और 8 मुखी रुद्राक्ष धारण किए जा सकते हैं। शनि अकारक है और राहु सप्तमस्थ होकर मारक के समान फल देने वाला बना हुआ है, तो भी उनके रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। ऐसा करने से उनके अशुभ फलों में कमी आती है। इसी प्रकार जिस ग्रह की दशा होती है उस ग्रह के रुद्राक्ष धारण करने से दशा के अशुभ फलों में कमी होती है और शुभ फलों में वृद्धि होती है। मान लीजिए मेष लग्न की जनपत्रिका है और शुक्र की दशा चल रही है, तो शुक्र का 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करवाया जाता है। मेष लग्न में शुक्र प्रबल मारक होता है। वह दोनों ही मारक भावों का स्वामी होने के कारण प्रबल मार्केश बनता है। इसके अशुभ फलों में कमी करने के लिए 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करवाते हैं। इसी प्रकार गोचर के अशुभ फलों में कमी करने के लिए भी रुद्राक्षों का प्रचलन है। शनि की 7.5 और ढैया में 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करवाया जाता है। राहु के अशुभ गोचर में 8 मुखी और गुरु के अशुभ गोचर में 5 या 10 मुखी रुद्राक्ष धारण करवाने का प्रचलन है। जिस प्रकार रत्नों में नवरत्न धारण करवाने का प्रचलन है, तो उसी प्रकार नवग्रहों के रुद्राक्ष धारण करने का भी प्रचलन है। 1 मुखी से लेकर 9 मुखी रुद्राक्षों से बनी माला धारण करवाई जाती है, जिसमें एक ओर जहां ग्रहों और योगों के अशुभ फलों में कमी आती है और शुभ फलों में वृद्धि होती है, तो वहीं इससे दशा एवं गोचर के फलों को नियंत्रित एवं नियमित किया जा सकता है। इसलिए आधुनिक ज्योतिष में नवग्रहों के रुद्राक्ष की माला का प्रचलन है। हाँ, रुद्राक्षों की प्रजातियों के बारे में भी जानना जरूरी है। रुद्राक्षों की 3 प्रजातियां हैं जो उनके उत्पत्ति स्थानों के नाम से जानी जाती हैं। नेपाल प्रजाति के रुद्राक्ष, जावा और इंडोनेशिया प्रजातियों के रुद्राक्ष और रामेश्वर एवं भारतीय प्रजातियों के रुद्राक्ष। नेपाल प्रजाति के रुद्राक्ष नेपाल में पैदा होते हैं और तीनों प्रजातियों में यह प्रजाति श्रेष्ठ मानी जाती है। जावा इंडोनेशिया के रुद्राक्ष जावा और इंडोनेशिया में पैदा होते हैं। सबसे ज्यादा जावा और इंडोनेशिया के रुद्राक्ष ही पैदा होते हैं। रामेश्वरम में अर्धचंद्राकार रुद्राक्ष मिलते हैं जो प्राय 1 मुखी और 2 मुखी होते हैं, तो वहीं हरिद्वार, गया, देहरादून आदि में 2 मुखी, 3 मुखी, 4 मुखी रुद्राक्ष मिलते हैं।
भारतीय प्रजाति का प्रचलन कम है। एक मुखी सामान्यतः भारतीय प्रजाति का ही प्रचलन है, जिसे बोलचाल की भाषा में एक मुखी काजू दाना भी कहते हैं। कुछ रुद्राक्ष ऐसे भी हैं जो मनोकामना की पूर्ति के लिए धारण करवाए जाते हैं। ऐसे रुद्राक्ष मुख्य रूप से 4 हैं। पहला है गणेश रुद्राक्ष, जिसे स्टूडेंट्स के लिए बताया जाता है। विद्यार्थी और प्रतियोगिता परीक्षार्थियों के लिए गणेश रुद्राक्ष उपयोगी माना जाता है। दूसरा रुद्राक्ष है गौरी शंकर रुद्राक्ष, जो विवाह संबंधी योगों को बलि करने और सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए पहनाया जाता है। तीसरा रुद्राक्ष है गर्भगौरी रुद्राक्ष, जो संतान संबंधी योगों को बलि करने और गर्भावस्था के दौरान की समस्याओं में राहत के लिए पहनाया जाता है। चौथा है त्रिजुटी रुद्राक्ष, जिसमें प्राकृतिक रूप से 3 रुद्राक्ष जुड़े रहते हैं, जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश के प्रतीक माने जाते हैं। यह रुद्राक्ष सर्व मनोकामना पूर्ति के लिए धारण करवाया जाता है। यह रुद्राक्ष भी अत्यंत दुर्लभ है। गौरी शंकर रुद्राक्ष प्राकृतिक रूप से जुड़े हुए 2 रुद्राक्ष होते हैं, यानी एक ही रुद्राक्ष में 2 रुद्राक्ष जुड़े होते हैं और दोनों समान होते हैं। एक गौरी का स्वरूप होता है तो दूसरा भगवान शंकर का, इसलिए इसे गौरी शंकर रुद्राक्ष कहते हैं। गर्भगौरी रुद्राक्ष में भी 2 रुद्राक्ष जुड़े होते हैं, परंतु वे समान नहीं होते। एक छोटा होता है और एक बड़ा होता है। वे गौरी और गणेश के स्वरूप माने जाते हैं, इसलिए संतति सुख से संबंधित योगों को बलि करने के लिए उसका प्रचलन है। गौरी शंकर रुद्राक्ष को छोड़कर प्रायः मनोकामना पूर्ति के रुद्राक्षों में मुख का प्रचलन नहीं है। गौरी शंकर रुद्राक्ष मुखों के आधार पर धारण करवाए जाते हैं। वैवाहिक और दाम्पत्य सुख में जो ग्रह बाधक होता है या जो समस्याप्रद होता है, उस ग्रह के मुख के अनुरूप गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करवाया जाता है। मान लीजिए सप्तम भाव में शनि है अथवा सप्तमेश शनि है, तो 7 मुखी गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करवाया जाता है। सप्तम में राहु स्थित है तो 8 मुखी और केतु स्थित है तो 9 मुखी गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करवाते हैं। यदि सप्तम भाव में गुरु उपस्थित है अथवा गुरु सप्तमेश होकर निर्बल है, अशुभ भावस्थ है, तो उस स्थिति में 10 मुखी गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करवाया जाता है। यदि मंगल दोष है अथवा सप्तमेश मंगल है तो 11 मुखी गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करवाते हैं। यदि जन्मपत्रिका में सप्तम भाव में सूर्य स्थित है अथवा कुंभ लग्न है, यानी सूर्य सप्तमेश है, तो 12 मुखी गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करवाते हैं। यदि सप्तमेश शुक्र है अथवा सप्तम में स्थित होकर बाधक बना हुआ है तो 13 मुखी गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करवाया जाता है। यदि सप्तम भाव में सूर्य और शनि दोनों ही स्थित हैं अथवा 2 पाप ग्रह स्थित हैं तो उस स्थिति में 14 मुखी गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करवाते हैं। 7 मुख से कम मुख वाला गौरी शंकर रुद्राक्ष प्राय नहीं मिलता, इसलिए चंद्रमा और बुध के लिए पृथक से कोई गौरी शंकर रुद्राक्ष नहीं है। उस स्थिति में 10 मुखी गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करवाया जा सकता है। इस तरह आप समझ गए होंगे कि ग्रह से संबंधित जितने मुख का रुद्राक्ष होता है उतने ही मुख का उसका गौरी शंकर रुद्राक्ष होता है। सप्तम में स्थिति अथवा सप्तमेश होकर जो ग्रह विवाह में विलंब या दाम्पत्य सुख में कमी का अनुभव करवा रहा है तो उस ग्रह के अनुरूप मुख का गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करवाते हैं। जहां तक रुद्राक्षों को धारण करवाने का प्रश्न है तो ये प्राय गले में ही धारण करवाए जाते हैं। भुजा या कलाई पर भी धारण कर सकते हैं, परंतु गले में धारण करने का प्रचलन अधिक है। रुद्राक्षों को रत्नों के साथ भी पहना जा सकता है। इसके अतिरिक्त रुद्राक्षों में शत्रुता का सिद्धांत लागू नहीं होता। 2 शत्रु ग्रहों का रुद्राक्ष भी एक साथ पहन सकते हैं। सूर्य और शनि का और सूर्य और राहु का रुद्राक्ष भी एक साथ पहना जा सकता है। रुद्राक्षों को धागे में या चांदी या सोने के तार में पिरोकर माला बनाकर पहन सकते हैं। आजकल रुद्राक्षों के कॉम्बिनेशन बनाकर प्रोफेशन के अनुरूप रुद्राक्ष पहनाने का भी प्रचलन है। इसी तरह रुद्राक्ष और रत्न मिलाकर भी पहनाए जाते हैं। इसके पीछे यह सिद्धांत है कि रत्न और रुद्राक्ष दोनों की शक्ति मिलकर ग्रह को तुलनात्मक रूप से अधिक बली करती है। तो यह रहा रुद्राक्ष के माध्यम से ग्रहों की शांति के उपाय। अब आते हैं मंत्र स्तोत्र आदि से संबंधित उपायों पर। मंत्र और स्तोत्र के संबंध में ज्योतिष में 2 सिद्धांत हैं। पहला है कि ग्रहों के अधिदेवताओं के मंत्र स्तोत्र से शांति और दूसरा है स्वयं ग्रहों के मंत्र और स्तोत्र से शांति। दोनों का ही प्रचलन है।
सबसे पहले ग्रहों के अधिदेवताओं की बात करते हैं। प्रत्येक ग्रह के अधिदेवता हैं। अधिदेवता का अर्थ है कि वह देवता ग्रह का स्वामी है। सूर्य का स्वामी सूर्य देव और शिव दोनों ही माने गए हैं। चंद्रमा के शिव और पार्वती देवता हैं। मंगल के स्वामी कार्तिकेय देवता माने गए हैं, परंतु आधुनिक ज्योतिष में हनुमान जी को मंगल का अधिदेवता माना जाता है। जहां तक बुध के अधिदेवता का प्रश्न है, तो इसमें भी प्राचीन ज्योतिष और आधुनिक ज्योतिष में अंतर है। प्राचीन ज्योतिष में भगवान विष्णु बुध के अधिदेवता हैं। वर्तमान में गणेश जी को बुध का अधिदेवता माना जाता है। बृहस्पति के अधिदेवता ज्योतिष की प्राचीन पुस्तकों में इंद्र बताए गए हैं, परंतु वर्तमान में भगवान विष्णु को बृहस्पति का अधिदेवता कहा जाता है। शुक्र के अधिदेवता दुर्गा जी और लक्ष्मी जी दोनों मानी जाती हैं। शनि के अधिदेवता प्राचीन ज्योतिष में ब्रह्मा जी और आधुनिक ज्योतिष में हनुमान जी को माना गया है। राहु के अधिदेवता के रूप में सर्पदेव और सरस्वती जी का प्रचलन है। अंतिम ग्रह केतु के अधिदेवता ब्रह्मा जी, गणेश जी और भैरव माने जाते हैं। इन देवताओं के मंत्रों के जप से और स्तोत्रों के पाठ से संबंधित ग्रह की शांति होती है। यहाँ स्क्रीन पर ग्रहों से संबंधित देवी देवता और उनके मंत्र एक टेबल में दर्शाए गए हैं। सूर्य का मंत्र है ओम गृणी सूर्याय नमः। शिव का मंत्र है ओम नमः शिवाय। यह षडाक्षरी मंत्र है। पंचाक्षरी के रूप में नमः शिवाय का प्रचलन है। चंद्रमा के लिए पार्वती जी का मंत्र है ओम पार्वती देव्यै नमः। इसी प्रकार अन्य देवी देवताओं के मंत्र यहां दिए गए हैं। इनके स्तोत्र पाठ से भी ग्रह की शांति होती है। यहां तक कि देवताओं के अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र या सहस्त्र नाम स्तोत्र का भी प्रचलन है। मंत्र स्तोत्र से संबंधित दूसरा सिद्धांत है ग्रहों के मंत्र और स्तोत्र का। ज्योतिष और तंत्र ग्रंथों में ग्रहों की भी देवों के रूप में उपासना किए जाने का विधान मिलता है। बृहत्पाराशर होरा शास्त्र में ग्रहों को देवताओं के रूप में पूजे जाने का विधान है। ग्रहों के मंत्र 3 प्रकार के प्रचलित हैं: वैदिक मंत्र, बीज मंत्र और पौराणिक मंत्र। इन तीनों के अलावा भी तंत्रोक्त मंत्र के रूप में चौथा वर्ग भी है, जिसमें अन्य मंत्रों को शामिल किया जा सकता है। यहाँ स्क्रीन पर प्रत्येक ग्रह के वैदिक मंत्र और बीज मंत्र इस तालिका में दिए गए हैं। इनकी जप संख्या भी निश्चित होती है, वह भी दी गई है। तंत्र शास्त्र का नियम है कि मंत्र का जप संकल्प लेकर एक निश्चित संख्या में किया जाना चाहिए। मंत्र जप की संख्या का दशांश यानी 10% का होम और उसके दशांश का तर्पण और उसके दशांश का मार्जन और उसके दशांश का ब्राह्मण भोजन कराया जाता है। उदाहरण के लिए मंत्र जप की संख्या यदि 10,000 है तो उस मंत्र से 1,000 आहुतियों का हवन, 100 बार तर्पण, 10 बार मार्जन और 1 ब्राह्मण को भोजन करवाना होगा। सूर्य के मंत्र 7,000, चंद्रमा के 11,000, मंगल के 10,000, बुध के 9,000, गुरु के 19,000, शुक्र के 16,000, शनि के 23,000, राहु के 18,000 और केतु के 17,000 मंत्र जप का प्रावधान है। यह भी सिद्धांत है कि कलयुग में 4 गुना मंत्र जप किया जाना चाहिए, इसलिए कुछ विद्वान इनके 4 गुना मंत्र जप की सलाह देते हैं। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि मंत्र जप किसी भी ग्रह का किया जा सकता है, चाहे वह कारक है, अकारक है, मार्केश है या त्रिकेश, सभी का मंत्र जप और स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। रत्न रुद्राक्ष धारण करके मंत्र जप करने से अधिक अनुकूलता मिलती है। ग्रहों के अष्टोत्तर शतनाम मंत्र, गायत्री मंत्र, स्तोत्र, कवच आदि भी हैं। यदि बीमारी अथवा शत्रु आदि के कारण शारीरिक परेशानी है तो ग्रहों के कवच का पाठ करना चाहिए। ग्रहों के अलग अलग मंत्रों के अलावा नवग्रहों के लिए मंत्र और स्तोत्र भी हैं, उसके पाठ का भी प्रचलन है। मंत्रों के बाद चौथे तरह के उपाय हैं यंत्रात्मक उपाय, यानी ग्रहों के यंत्रों के माध्यम से उपाय। नवग्रहों के अंकात्मक यंत्र हैं। इन अंकात्मक यंत्रों को निश्चित संख्या में बनाने, धारण करने और पूजन करने से भी ग्रह शांति की जाती है।
अंकात्मक यंत्रों में 9 कोष्टकों में 9 क्रमानुसार संख्याओं को इस प्रकार से व्यवस्थित करके लिखा जाता है कि उसका आड़ा या तिरछा जोड़ करने पर समान योगफल प्राप्त होता है। यह योगफल सूर्य में 15, चंद्रमा में 18, मंगल में 21, बुध में 24, इसी प्रकार 3-3 बढ़ते हुए केतु में 39 आता है। सूर्य का यंत्र 1 से लेकर 9 अंकों से निर्मित होता है। चंद्रमा का यंत्र 2 से लेकर 10, मंगल का 3 से 11, बुध का 4 से 12, इसी तरह एक एक संख्या बढ़ते हुए केतु का यंत्र 9 से 17 अंकों से निर्मित होता है। आरंभ का अंक पहली पंक्ति में, मध्य में और अंतिम अंक तीसरी पंक्ति में मध्य में होता है। जैसे सूर्य के यंत्र में पहला अंक पहली पंक्ति में 6 के बाद 1 है जो कि आरंभ का अंक है, और तीसरी पंक्ति में 2 के बाद 9 है जो कि अंतिम अंक है। सूर्य का यंत्र प्रथम पंक्ति के प्रथम कॉलम में 6 अंक से आरंभ होता है। चंद्रमा का 7 से, मंगल का 8 से, बुध का 9 से, इसी प्रकार एक एक बढ़ते हुए केतु का यंत्र 14 से आरंभ होता है। पहली पंक्ति के मध्य अंक से अथवा पहली पंक्ति के प्रथम अंक से यंत्र को देखकर पहचाना जा सकता है कि वह किस ग्रह का है। मान लीजिए किसी यंत्र में पहली पंक्ति में मध्य का अंक 7 है तो वह शनि का यंत्र होगा। यदि मध्य का अंक 5 है तो वह गुरु का यंत्र होगा। इस तरह हम यंत्रों को पहचान सकते हैं। स्क्रीन पर सूर्य यंत्र को देखें। पहली पंक्ति का टोटल 6 + 1 यानी 15 है। इसी प्रकार पहले कॉलम का टोटल 6 + 7 + 2 यानी 15 है। इसी प्रकार तिरछा टोटल करें 5 + 6 + 4 15 है। टोटल 15 होने के कारण सूर्य यंत्र को 15वां यंत्र भी कहा जाता है। अब आते हैं चंद्रमा के यंत्र पर। ध्यान दें, पहली पंक्ति में पहला अंक 7 है और मध्य का अंक 2 है, यानी यह चंद्रमा का यंत्र है। पहली पंक्ति का टोटल करेंगे 7 + 2 + 9 यानी 18। इसी तरह पहले कॉलम का टोटल करें 7 और 8 15 और 3 18। तिरछा टोटल करें 7 और 6 13 और 5 18। टोटल 18 होने के कारण चंद्र यंत्र को 18 का यंत्र कहते हैं। अब आपकी स्क्रीन पर है मंगल का यंत्र। मध्य में संख्या 3 है इसलिए मंगल का यंत्र है। इसे 21वां यंत्र भी कहते हैं क्योंकि इसमें पंक्ति, कॉलम या तिरछा टोटल 21 आता है। देखिए प्रथम पंक्ति को 8 और 3 11 और 10 21। पहला कॉलम देखें 8 और 9 17 और 4 21। इसी तरह तिरछा टोटल देखें 8 और 7 15 और 6 21। अब आपकी स्क्रीन पर बुध यंत्र है। टोटल 24 होने के कारण इसे 24वां यंत्र कहते हैं। 9 और 4 13 और 11 24। पहले कॉलम का टोटल करें 9 और 10 19 और 5 24। इसी तरह तिरछा टोटल देखें 9 और 8 17 और 7 24। अब आपकी स्क्रीन पर गुरु का यंत्र है। यह 27वां यंत्र कहलाता है। इसमें खड़ा, आड़ा और तिरछा टोटल 27 आता है। शुक्र का यंत्र 30वां यंत्र कहलाता है। अब यह आपकी स्क्रीन पर है। शुक्र यंत्र के बाद अब देखें शनि यंत्र। यह 33वां यंत्र कहलाता है। इसमें संख्याओं का टोटल आड़ा, तिरछा और खड़ा 33 आता है। अब राहु यंत्र देखिए, यह 36वां यंत्र है क्योंकि इसमें संख्याओं का टोटल 36 आता है। पहली पंक्ति का टोटल करें 13 और 8 21 और 15 36। तीसरे कॉलम का टोटल करें 15 और 10 25 और 11 36। अब तिरछा टोटल करें 13 और 12 25 और 11 36। इस तरह यह 36वां यंत्र हुआ। अब केतु का यंत्र देखें, इसमें टोटल आता है 39 इन यंत्रों को एक निश्चित संख्या में जैसे 108 आदि में लिखने की सलाह दी जाती है और अंतिम यंत्र को या तो धारण करवाया जाता है अथवा उसका पूजन करवाया जाता है। यंत्र का पूजन सामान्यतः ग्रह के नाम मंत्र या ग्रह के गायत्री मंत्र से किया जाना चाहिए।
आजकल तांबे पर उत्कीर्ण यंत्र भी उपलब्ध होते हैं, उनका भी पूजन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अंगूठी या लॉकेट में भी यंत्र मिलते हैं जिन्हें धारण करने की सलाह दी जाती है। जिस ग्रह का यंत्र है उस ग्रह की अंगुली में अंगूठी के रूप में धारण कर सकते हैं। अब आते हैं पांचवें उपाय पर। यह औषधि मूल धारण करने और औषधि से स्नान करने के संबंध में है। हालांकि इसका बहुत अधिक प्रचलन नहीं है, परंतु एक एस्ट्रोलॉजर को इसकी जानकारी होनी चाहिए। आपकी स्क्रीन पर ग्रहों से संबंधित धारण करने योग्य मूल या जड़ की टेबल दी गई है। सूर्य के लिए बिल्व यानी बील की जड़, चंद्रमा के लिए खिरनी की जड़, मंगल के लिए अनंत मूल की जड़, बुध के लिए विधारा की जड़, गुरु के लिए भृंगी की जड़, शुक्र के लिए मजीठ की जड़, शनि के लिए अम्ल वेद की जड़ और राहु के लिए सफेद चंदन की जड़, केतु के लिए अश्वगंधा की मूल या जड़ धारण करवाई जाती है। यह मूल या जड़ पंसारी या आयुर्वेद का सामान रखने वाली दुकानों पर प्राय मिल जाती है। इसी प्रकार जल में कुछ औषधि डालकर उनका स्नान करने से ग्रह जनित रोग आदि से संबंधित समस्याएं दूर होती हैं। आपकी स्क्रीन पर सूर्यादि नवग्रहों की औषधियों के नाम दिए हुए हैं। इन औषधियों को स्नान के जल में कुछ समय तक डालने के बाद उस जल से स्नान करने से ग्रह की शांति होती है। ये औषधियां भी पंसारी की दुकान पर मिलती हैं। जैसा कि पूर्व में कहा गया था कि इन उपायों का वर्तमान में प्रचलन बहुत अधिक नहीं है, परंतु एक एस्ट्रोलॉजर को इनके बारे में जानकारी अवश्य रखनी चाहिए। अब आते हैं अंतिम उपाय पर, जो दान से संबंधित उपाय है। ग्रहों से संबंधित वस्तुओं का दान करने से उस ग्रह की शांति होती है। आपकी स्क्रीन पर सूर्य आदि नवग्रहों के निमित्त दान योग्य वस्तुएं दी गई हैं। सूर्य के लिए गेहूं, तांबा, गुड़, खस, लाल पुष्प, लाल वस्त्र, सोना, घी, लाल चंदन, केसर, माणिक्य, लाल रंग की गाय और सूर्य का यंत्र दान किया जाता है। इनमें से एक या अधिक वस्तुएं दान की जा सकती हैं। जहां तक अनाज का प्रश्न है तो उसे वजन के बराबर देने का भी विधान है, अन्यथा जातक की आर्थिक स्थिति के आधार पर उसका वजन नियत करवाया जा सकता है। सामान्यतः शुभ अंकों में वजन लेने की परंपरा है, जैसे 1.25 किलो, 5 किलो, 11 किलो, 21 किलो आदि। जहां तक चंद्रमा के लिए दान वस्तुओं का प्रश्न है तो इसमें चावल, मिश्री, दही, सफेद वस्त्र, सफेद पुष्प, मोती, चांदी, शंख, कर्पूर, सफेद गाय और चंद्र यंत्र आदि शामिल किए जाते हैं। मंगल के लिए मसूर की दाल, गुड़, केसर, कस्तूरी, शुद्ध घी, लाल वस्त्र, लाल पुष्प, लाल चंदन, मूंगा, सोना, तांबा, कपिला गाय, मंगल यंत्र आदि दान करवाए जाते हैं। बुध के लिए मूंग, खांड, शुद्ध घी, हरा वस्त्र, कपूर, पन्ना, सोना, कांसा और बुध यंत्र शामिल किए जाते हैं। गुरु के लिए चने की दाल, खांड, घी, हल्दी, पीले फल, पुस्तक, पुखराज, सोना, पीतल के बर्तन, घोड़ा, गुरु यंत्र आदि दान योग्य वस्तुएं हैं। शुक्र के लिए चावल, मिश्री, दूध, सफेद वस्त्र, सफेद पुष्प, इत्र या परफ्यूम, सफेद चंदन, हीरा, सोना, चांदी, शुक्र यंत्र आदि दान करने के लिए वस्तु हैं। जहां तक शनि का प्रश्न है तो इसके लिए उड़द, तेल, काला वस्त्र, काला पुष्प, कस्तूरी, काली गाय, भैंस, नीलम, लोहा, शनि का यंत्र आदि दान करवाए जाते हैं। राहु के लिए सरसों, तिल का तेल, नीला वस्त्र, कंबल, गोमेद, सीसा, घोड़ा, राहु का यंत्र आदि दान योग्य वस्तुएं हैं। अब आते हैं केतु पर। केतु के लिए सप्त धान्य, जिसमें उड़द, मूंग, गेहूं, चना, जौ, चावल और कंगनी होते हैं। सप्त धान्य के अलावा तिल, तेल, भूरा वस्त्र, नारियल, कंबल, लहसुनिया, लोहा, बकरा, केतु का यंत्र आदि दान योग्य वस्तुएं हैं। अब प्रश्न उठता है कि दान कब करना चाहिए, तो इसका आधारभूत सिद्धांत है कि ग्रह से संबंधित वार को दान करना चाहिए।
सूर्य का दान करना है तो रविवार को, बृहस्पति के निमित्त दान करना है तो गुरुवार को, शनि के निमित्त दान करना है तो शनिवार को करना चाहिए। जहां तक राहु केतु का प्रश्न है तो इसमें कुजवत केतु और शनिवत राहु का नियम चलता है, यानी मंगलवार को केतु का दान और शनिवार को राहु का दान करना चाहिए। दान का समय भी निर्धारित किया गया है। सूर्य का दान प्रातःकाल, चंद्रमा का दान गोधूलि में, मंगल का दान सूर्यास्त से ठीक पूर्व, बुध का दान सूर्यास्त से पूर्व 2 घंटे की अवधि में, गुरु का गोधूलि में, शुक्र का सूर्योदय के समय, शनि का मध्याह्न में, राहु और केतु का दान रात्रि में करने का विधान है। दान देने के संबंध में भी कई तरह के मत प्रचलित हैं। कुछ विद्वानों की मान्यता है कि कारक भावेशों के दान नहीं देने चाहिए, जैसे लग्नेश, त्रिकोणेश, योग कारक या योग निर्माता आदि भावेशों की वस्तुओं का दान नहीं करने की कुछ विद्वान सलाह देते हैं। उनका कहना है कि ऐसा करने से ग्रह के शुभ प्रभाव भी दान में चले जाते हैं। इसलिए उनका मत है कि केवल अकारक, त्रिकेश, मारकेश आदि भावेशों की वस्तुओं का दान करना चाहिए, जिससे उसके अशुभ प्रभाव दान में चले जाएं। हालांकि प्राचीन ग्रंथों में इस तरह का कोई अंतर दिखाई नहीं देता। वहां तो गोचर में अशुभ फलप्रद ग्रह का भी दान करने की सलाह देते हैं, लेकिन आधुनिक ज्योतिष में कारक और अकारक के आधार पर दान करने का मत अधिक प्रचलन में है। अब प्रश्न उठता है कि इन 6 तरह के उपायों में से कौन सा श्रेष्ठ है। वस्तुतः किसी एक उपाय को श्रेष्ठ कहना उचित नहीं है। कारण यह है कि यह 6 उपाय अलग अलग मान्यताओं पर आधारित हैं। पहले 2 उपाय में रत्न या रुद्राक्ष धारण करवाए गए हैं, यानी वे धारण करने से संबंधित उपाय हैं। मंत्र जप और यंत्र पूजा, ये 2 उपाय पूजा से संबंधित हैं। छठा उपाय दान या परोपकार से संबंधित है, जो व्यवहार और आचरण में परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। इसलिए धारण करना, पूजा करना और परोपकार करना, ये तीनों ही समग्र रूप से ग्रह शांति के लिए अपेक्षित हैं। इसलिए जब ग्रह शांति की आवश्यकता हो तब रत्न या रुद्राक्ष अथवा दोनों ही धारण करने चाहिए। इसके अलावा ग्रह या अधिदेवता का मंत्र जप करना चाहिए और उपवास रखते हुए कुछ दान भी करते रहना चाहिए। वस्तुतः ये उपाय एक दूसरे के पूरक हैं, इनमें श्रेष्ठता की बात करना उचित नहीं है। आज हमने इस 10 क्लासों के साथ फलित ज्योतिष सिखाने का संकल्प पूरा किया। ज्योतिष सीखने की यह पहली सीढ़ी है। अन्य विधाओं की भांति ज्योतिष में पारंगत होने के लिए आपको आगे भी अध्ययन करने की आवश्यकता है। जितना अध्ययन, चिंतन और अभ्यास होगा उतना ही आप इस विषय में पारंगत हो पाएंगे। भारतीय ज्योतिष एवं वैदिक विज्ञान संस्थान के द्वारा आपकी इस आवश्यकता को पूरा किया जा सकता है। हमारा 1 वर्षीय पाठ्यक्रम इसी तरह डिजाइन किया हुआ है, जिसमें आप ज्योतिष के व्यवस्थित अध्ययन के साथ साथ उसकी अच्छी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। उदाहरणों के माध्यम से विषय को गहराई से समझाया गया है। 1 वर्षीय पाठ्यक्रम में 4 विषय हैं। पहला विषय भारतीय गणित ज्योतिष का है, जिसमें लगभग 600 पृष्ठों की अध्ययन सामग्री उपलब्ध करवाई जाती है। इस विषय के अंतर्गत जनपत्रिका में गणित से संबंधित विषयों को विस्तार से समझाया गया है और गणना करने की विधि आधुनिक तरीकों से बताई गई है। तब आप कंप्यूटर से निकलने वाली जनपत्रिकाओं में दी गई जानकारियों को पूरी तरह समझ पाएंगे, जो आपको अन्य एस्ट्रोलॉजर से बेहतर तो बनाएगा ही, वहीं इस जानकारी के माध्यम से आप फलित के सूत्रों को भी अच्छी तरह अप्लाई कर पाने में सफल होंगे। भारतीय गणित ज्योतिष की इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर है। इसमें आप देखेंगे कि ऐसा कोई विषय छूटा नहीं है जो जनपत्रिकाओं के अध्ययन के लिए जरूरी हो। संपूर्ण जन्म कुंडली निर्माण के साथ साथ इसमें वर्ग कुंडली निर्माण, विंशुपक बल, धूम गुलिक आदि 12 अप्रकाशक ग्रहों की गणना, होरा लग्न, घटी लग्न, इंदु लग्न आदि की गणना, ग्रहों की बालादि, जागृत आदि, दीप्तादि, लज्जित आदि अवस्थाएं, पूरा षड बल, इष्ट बल, कष्ट बल, भाव बल, सुदर्शन चक्र, सर्वघात चक्र, तारा चक्र, अष्टोत्तरी, विंशोत्तरी आदि 23 दशाएं, यानी सब कुछ जो कुंडली में उपलब्ध होता है वह सब आपको इसमें मिलेगा। दूसरा विषय है फलित ज्योतिष, जिसमें लगभग 1500 पेजों की अध्ययन सामग्री उपलब्ध करवाई जाती है। इस विषय के अंतर्गत जनपत्रिका के आधार पर फलित करना सिखाया जाता है। इसमें अध्ययन सामग्री को 7 भागों में विभाजित कर प्रस्तुत किया गया है। प्रत्येक भाग को पटल कहा गया है। पहला पटल है पंचांग आदि फल पर, जिसमें संवत्सर, महीना, पक्ष, वार, तिथि, नक्षत्र, योग, करण आदि में जन्म के अनुसार फल बताए जाते हैं।
दूसरा पटल है राशिफल पटल, जो राशियों के आधार पर फलों का विवेचन करता है। तीसरा पटल है ग्रहफल पटल, जिसमें ग्रहों के आधार पर फल की बात की गई है। चौथा पटल भावफल पटल है, जिसमें भावों और उनके स्वामियों के आधार पर कैसे फल करते हैं उसकी बात की गई है। पांचवा पटल है योगफल पटल, जिसमें योगों के आधार पर फल करने की विधि बताई गई है। छठवां पटल दशाफल पटल है, जिसमें विंशोत्तरी दशाओं के आधार पर फलों के बारे में बताया गया है। और सातवां पटल है मेलापक पटल, जिसमें गुण मिलान और कुंडली मिलान की विधियों को विस्तार पूर्वक समझाया गया है। इस एक वर्षीय पाठ्यक्रम का तीसरा विषय है पंचांग और मुहूर्त शास्त्र। आप भी जानते हैं कि ज्योतिष की प्रैक्टिस बिना पंचांग और मुहूर्त की जानकारी के संभव नहीं है। पंचांग और मुहूर्त शास्त्र की पुस्तक लगभग 800 पृष्ठों की है, जिसमें पंचांग की सैद्धांतिक जानकारी के साथ साथ पंचांग बनाने की गणनाओं का भी परिचय दिया गया है। तो वहीं सभी प्रकार के मुहूर्त निकालने की विधि भी विस्तार पूर्वक बताई गई है। चौथा और अंतिम विषय अष्टक वर्ग और गोचर। जैसा कि आप जानते हैं, अष्टक वर्ग फलित ज्योतिष की एक विधा है, जिसमें भिन्नाष्टक वर्ग और सर्वाष्टक वर्ग आदि के आधार पर फलित किया जाता है। यह प्राचीन विधा है, जिससे फलित ज्योतिष के पूरक रूप में आधुनिक ज्योतिष में पूरी मान्यता मिली हुई है। इसमें अंकात्मक रूप में यह पता लगता है कि कोई ग्रह विशेष आपके लिए शुभ है अथवा अशुभ। कई बार कुंडली में ग्रह बली और उच्च राशि में स्थित होकर शुभ फल देने वाला प्रतीत होता है, परंतु उसे अपने भिन्नाष्टक वर्ग में कम रेखाएं प्राप्त होने के कारण वह निर्बल हो जाता है और अपनी दशा में शुभ फल दे पाने में समर्थ नहीं होता। इसके अलावा अच्छे अच्छे योगों वाली जनपत्रिका होने के बावजूद उसके अच्छे फल इसलिए भी नहीं मिलते क्योंकि योग निर्माता ग्रहों की उनके भिन्नाष्टक वर्गों में मजबूत स्थिति नहीं है। सर्वाष्टक वर्ग से यह जानकारी मिलती है कि किसी भाव विशेष से मिलने वाला सुख कितना है। अष्टक वर्ग विषय की विशिष्टता इसलिए भी अधिक मानी जाती है क्योंकि इसमें परिणाम अंकात्मक आता है, यानी अंकों के रूप में हम देख पाते हैं कि ग्रह शुभ है अथवा अशुभ। गोचर या ट्रांजिट भी फलित ज्योतिष का पूरक विषय है। इसमें वर्तमान ग्रह स्थिति के आधार पर ग्रहों के शुभाशुभ फल बताए गए हैं। शनि की 7.5 ढैया आदि विषय गोचर के ही हैं। अष्टक वर्ग और गोचर एक दूसरे से संबंधित हैं क्योंकि गोचर में ग्रह अपने भिन्नाष्टक वर्ग में मिली शुभ रेखाओं के आधार पर फल देता है। इसमें यह भी बताया गया है कि शनि अपनी 2.5 वर्ष की गोचर अवधि में एक जैसे फल क्यों नहीं देता। अष्टक वर्ग और गोचर की पाठ्य पुस्तक लगभग 400 पृष्ठों की है। इस तरह एक वर्षीय पाठ्यक्रम में हम लगभग 3300 पृष्ठों की अध्ययन सामग्री देते हैं। यह पाठ्य सामग्री हमारे इंस्टीट्यूट के विषय विशेषज्ञों द्वारा तैयार की गई है, जो बाजार में उपलब्ध नहीं है। इसके अतिरिक्त 332 क्लासों के रिकॉर्डेड वीडियो भी उपलब्ध करवाए जाते हैं, जिसमें उदाहरणों के माध्यम से विषय को विस्तार पूर्वक समझाया गया है। क्लासरूम में सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्नों को भी शामिल किया गया है। 332 वीडियो के साथ जब दी गई पाठ्य सामग्री का अध्ययन करेंगे तब विषय अच्छी तरह समझ में आता है। इसके अलावा हेल्पलाइन भी उपलब्ध रहती है, जिसमें आप रियल टाइम अपने प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। यह पाठ्यक्रम सन 2007 से लगातार सफलतापूर्वक चल रहा है। इस एक वर्षीय पाठ्यक्रम को पूरी तरह करने के बाद आप एस्ट्रोलॉजी की प्रैक्टिस कर पाने के लिए योग्य हो जाते हैं। आप अच्छी तरह प्रैक्टिस कर पाते हैं। हमारे कई स्टूडेंट जहां इंडिपेंडेंट रूप से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वहीं एस्ट्रोटॉक, एस्ट्रोसेज, एस्ट्रो योगी आदि ऐप और वेबसाइट पर अच्छा कमा रहे हैं। इस एक वर्षीय पाठ्यक्रम को करने से आप में इतना आत्मविश्वास आ जाएगा कि आप स्वतंत्र रूप से प्रैक्टिस कर पाएंगे और ज्योतिषियों की सभा में अपना प्रभाव जमा पाने में सफल होंगे। आजकल क्लाइंट भी ज्योतिष की अच्छी नॉलेज रखते हैं, सामान्य ज्योतिषी को तो वे टिकने नहीं देते। इसलिए ज्योतिष की अच्छी जानकारी रखने के बाद ही आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। इस एक वर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले पहले 100 स्टूडेंट्स की फीस में 25% की छूट दी जाएगी। इसलिए आज ही एडमिशन लें। एडमिशन फॉर्म वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अधिक जानकारी के लिए हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है।